तो इस वीडियो में जानेंगे हम कक्षा 6 विज्ञान पाठ 1 भोजन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस पाठ में मुख्य रूप से जानना है कि भोजन के घटक कौन से हैं, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है और भोजन में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। तो भोजन में पाया जाता है पोषक तत्व के बारे में पढ़ना है और इसके बाद किस पोषक तत्व की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि संघटक। तो संघटक के बारे में सबसे पहले जानना है संघटक क्या है। तो किसी भोजन को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों का प्रयोग होता है वे संघटक कहलाते हैं। जैसे मछली को पकाने के लिए तेल, मसाले जैसे धनिया, लहसुन, प्याज, हल्दी ये सब लगते हैं, नमक, जल की ज़रूरत होती है, अतः ये संघटक कहलाते हैं। ये मछली बनाने के जो भोजन हुआ, मछली बनकर तैयार होगा, उस भोजन की ये संघटक है। और भी बहुत सारे जो भोजन हम खाते हैं उसको बनाने में, जैसे दाल बनाने में क्या क्या लगता है वो सभी दाल के संघटक हो जाएंगे। तो इसके बाद जानना है भोजन के स्रोत। भोजन हमें कहाँ से मिलता है। तो भोजन के जो स्रोत हैं वो दो होते हैं, जंतु स्रोत और पादप स्रोत। जंतु का मतलब हो गया जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है, और पादप जो होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। और आगे पढ़ेंगे इनमें दोनों में अंतर है, ये अपने से भोजन बनाते हैं और ये दूसरे को खा जाते हैं। तो पादप और जंतु में ये अंतर हो गया। तो इन्हीं दो चीज़ों से मुख्यतः हमें भोजन प्राप्त होता है। वैसे तो एक भोजन प्राप्त होता है हमें समुद्र से भी, नमक और पहाड़ों में सेंधा नमक पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो या तो जंतु से प्राप्त होते हैं या तो पेड़ पौधों से, पादप से। तो जंतु स्रोत में क्या क्या आते हैं। तो दूध गाय भैंस से मिलता है, मांस भेड़ बकरे मुर्गा ये सब मिलता है, मछली तो देखते ही हैं नदी तालाब और समुद्र में पाया जाता है, अंडे मुर्गी के अंडे, बतख के अंडे, तो ये सब जो होते हैं जंतु स्रोत होते हैं। इसके अलावे और भी जंतु स्रोतों में आता है एक, जैसे शहद हो गया, तो जंतु से प्राप्त होता है शहद, तो वो भी जंतु स्रोत कहलाता है। पादप स्रोत में क्या आ जाएगा। तो पादप स्रोत में आ जाएगा अनाज, चावल, गेहूँ, सब्जियां तो जानते ही हैं, फल, मसाले, तेल, चाय, कॉफ़ी इत्यादि ये सब जो होते हैं ये पादपों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से। इसके बाद जानना है कि ये तो जान गए कि भोजन दो चीज़ों से प्राप्त होता है, जंतुओं से और पादपों से, लेकिन पेड़ पौधों के देखते हैं कभी कभी कि कुछ चीज़ें खाते हैं और कुछ चीज़ फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, वो नहीं खाते हैं। तो पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग को नहीं खाया जाता है। यहाँ पर देखना है कि किस पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है। तो जड़ में हो गया गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम और शकरकंद, ये जो होते हैं जड़ में पाए जाते हैं। इसके बाद तना, तो ईख तो तना है, देखते हैं ईख तना खाते हैं। आलू को बहुत से लोग समझते हैं कि यह एक जड़ है क्योंकि ज़मीन के नीचे पाया जाता है, लेकिन यह एक जड़ नहीं है, यह तना है। यहाँ पर देख लेते हैं, आलू जो हो गया ये आलू का पौधा हो गया, और ये इसी तना में जो ये होता है जुड़ा हुआ रहता है। तो आलू एक प्रकार का तना है, इसके नीचे जड़ होते हैं, छोटे पतले पतले दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं जड़। तो आलू का जो भाग खाते हैं वो तना है। ठीक उसी प्रकार से प्याज भी एक प्रकार का तना ही है, ये तना है, और इसी से नीचे आकर भले ही थोड़ा सा ये गोल हो जाता है, लेकिन वास्तव में ये भी तना होता है। जड़ इसके नीचे जो पतला पतला होता है ये देख रहे हैं कि ये जड़ है। तो बहुत से लोग सोचते हैं प्याज भी एक प्रकार का जड़ है, लेकिन नहीं, प्याज भी तना ही, जो खाते हैं वो भाग वो प्याज तना है। ठीक इसी प्रकार से अदरक भी ऐसे ही होता है, तो ये तना खाया जाता है। अब पत्तियाँ, तो बंद गोभी या पात गोभी ये तो देखते ही हैं, उसमें केवल पत्ते दिखाई देते हैं। पालक एवं अन्य साग, पालक भी एक प्रकार का साग है। अन्य साग में जैसे चने का साग होता है, सरसों का साग होता है और खेसारी का साग होता है।
तो ये सभी पत्तियाँ खाते हैं, जो साग खाते हैं उसके जड़ों और तनों को फेंक देते हैं। इसके बाद फूल, फूल किस किस चीज़ के खाते हैं? तो फूल गोभी तो फूल ही है पूरी तरह से। केले का फूल खाते हैं, और कभी कभी गांव में जो लोग होते हैं, पहले के ज़माने के लोग थे, वो कोहड़े के फूल को भी पकौड़े बनाकर खा जाते थे। और एक और जो फूल है वो है गुड़हल का पुष्प, गुड़हल का फूल। ये जो है कभी कभी कोई कोई महिलाएं पहले इसका सेवन करती थी, बांझपन को दूर करने के लिए गुड़हल का पुष्प कोई कोई महिलाएं खाती थी। लेकिन यह कोई प्रमाणिक नहीं है कि इससे बांझपन दूर होता है, लेकिन उनका मानना है कि गुड़हल जो होता है, हम बिहारी भाषा में इसे कहा जाता है ओढ़ौल, ओढ़ौल का पुष्प। तो यह गुड़हल का पुष्प होता है। काली माता के मंदिर में भी ये चढ़ाया जाता है गुड़हल का पुष्प। तो जैसा कि ऊपर हम देख लिए हैं कि जंतुओं से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो जंतुओं से जो भोजन प्राप्त होता है, तो जैसे मछलियों को हम खाते हैं, तो मछलियाँ कहाँ पाई जाती है? समुद्रों में, नदियों और तालाबों में पाया जाता है। लेकिन जनसंख्या इतना विस्फोट हो गया कि नदियों तालाबों में पाए जाने वाली मछलियों से मानव की आवश्यकता को पूरी नहीं की जा सकती थी। इसीलिए मछलियों का पालन शुरू कर दिया गया, और मछलियों के पालन को मत्स्य पालन यानी पीसी कल्चर कहलाता है। प्रतियोगिता परीक्षा में यह पूछा जाता है कि मछलियों का पालन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार शहद की भी कमी पूरी नहीं हो सकता है। प्राकृतिक रूप से जो शहद प्राप्त होता है, मधुमक्खियाँ कहीं कहीं बगीचे में लगा देती है अपना छाता, और उसी में से निकाला जाता है, तो उससे नहीं पूरा मेंटेनेंस हो पाएगा। तो इस मधुमक्खी पालन करके और उससे शहद निकाला जाता है। तो मधुमक्खियों का पालन एपी कल्चर कहलाता है। और भी बहुत सारे जंतुओं का पालन किया जाता है, आगे जानेंगे अब। तो धरती पर तो बहुत सारे जीव हैं, यानी जंतु हैं। तो जंतुओं को उनके आहार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पादपों की यहाँ बात नहीं हो रही है, केवल जंतुओं की। तो जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है उनके आहार के आधार पर, यानी कौन से जंतु क्या क्या भोजन करते हैं। तो सबसे पहले आता है शाकाहारी। तो शाकाहारी के बारे में तो आप लोग परिचित होंगे, हर्बीवोरस। वैसे जंतु जो पेड़ पौधे के विभिन्न भागों जैसे पत्तियाँ, जड़, कोमल तनों, फूल व फल या पादप उत्पादकों जैसे अनाज आदि को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। ये केवल पादपों से ही उत्पादित जो होता है, चाहे वो फल हो, ऊपर देख लिए हम, फल होता है, जड़ होता है, बीज होता है, तना होता है, ये सब खाते हैं। तो जो ये सब खाता है उसे शाकाहारी कहा जाता है। जैसे ये हिरन हो गई, ये जिराफ हो गया, हाथी हो गई, ये शाकाहारी होते हैं। ये सबसे ऊंचे जानवर होता है, फिर भी ये शाकाहारी होता है, और इसको शेर खा जाता है। जो शाकाहारी होता है उसको शेर खा जाता है। मांसाहारी, कार्निवोरस। वैसे जंतु जो अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। यह अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, जैसे शेर हो गया, ये हो गया तेंदुआ, ये भेड़िया हो गया। ये जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, ये जंतुओं को खा जाते हैं। और सबसे खतरनाक जो होते हैं ये भेड़िया होते हैं। ये शेर का भी शिकार कर लेते हैं, हमेशा झुंड में पाए जाते हैं, इसीलिए शेर का भी शिकार कर लेते हैं। सर्वाहारी, ओमनिवोरस। वैसे जंतु जो पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे पहले तो हम ही लोग हो गए मनुष्य, इसके बाद आता है सर्वाहारी में कौवा, ये रोटी भी खा लेता है और कीड़े मकोड़े को भी खा लेता है। इसके बाद तिलचट्टा, ये भी होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। मनुष्य को तो आप जानते हैं, ये हो गया तिलचट्टा, कॉकरोच, और ये हो गया कौवा, ये सर्वाहारी होते हैं। अब ये बिहार की विज्ञान की किताब में यह दूसरा पाठ हो गया, ये 2 पाठ, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में पहले ही पाठ में ये दिया है कि भोजन में क्या क्या आता है। तो दोनों के लिए ये ज़रूरी है। तो भोजन में क्या क्या आता है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि भोजन खाते हैं किस लिए? जीवित के रहने के लिए और कार्यों को करने के लिए। अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम में कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, सुस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो अगर भोजन करते हैं, जैसे आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, तो क्या चावल और आलू हमारे
शरीर में स्टोर हो जाता है? तो नहीं, आलू और चावल हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। जो भी खाते हैं हम, उनमें कुछ अवयव पाए जाते हैं सभी भोजनों में, उसे पोषक तत्व कहा जाता है। खाद्य पदार्थों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को पोषक तत्व कहते हैं। सभी भोजनों में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये 5 पोषक तत्व कहा जाता है जो सभी भोजन में कोई ना कोई पाया जाता है जो हम भोजन करते हैं। और ये पाया जाता है इसीलिए उस भोजन को हम करते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारा शरीर का वृद्धि, विकास एवं ऊर्जा मिलता है काम करने के लिए। इन 5 पोषक तत्वों के अलावा भोजन में पाया जाता है, या भोजन के रूप में हम इसे करते हैं, एक होता है रेशा और जल। रेशा भी पाया जाता है भोजन में और जल भी पाया जाता है। सब्जियों में भी और बहुत सारी चीज़ों में जो हम खाते हैं उसमें जल होता है। तो ये भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब जो 5 पोषक तत्व है इसके बारे में जानेंगे। 5 पोषक तत्वों में पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो काम है मुख्य रूप से यह शरीर को ऊर्जा देता है। ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहता है। अर्थात ऊर्जा हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इसी के बल पर हम चल पाते हैं, काम कर पाते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट वो मंड और शर्करा के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। कभी कभी हम गर्मियों के मौसम में जब हमारे शरीर का ऊर्जा ह्रास होने लगता है तो ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, ग्लूकोन डी का, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ऊर्जा के लिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों में पाया जाता है? तो शकरकंद में पाया जाता है। शकरकंद हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें प्रत्येक दिन ज़रूरी होता है, इसीलिए हम डेली चावल और गेहूँ का प्रयोग करते हैं खाने में। दूसरे नंबर पर आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो काम होता है हमारे शरीर में, प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होता है तथा मरम्मत होता है। टूटी फूटी जो हमारे मसल्स होते हैं, जैसे जिम करने वाले जो लोग होते हैं या अधिक मेहनत करने वाले, काम करने वाले लोग होते हैं, प्रतिदिन उनके मसल्स टूटते हैं, तो उनके लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि टूटी हुई मसल्स को मरम्मत करता है। और बच्चों के लिए भी जो जिनका वृद्धि होता है बच्चों को, उसके लिए भी प्रोटीन आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, यानी कि यह शरीर की वृद्धि कहता है, इसीलिए इसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। किस किस चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है ये देख लेते हैं। तो जितने भी दलहन है उसमें पाया जाता है प्रोटीन, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, राजमा होगा, तुअर दाल हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये तो पादप से प्राप्त होने वाले प्रोटीन है। इसके बाद जंतुओं से भी प्राप्त होने वाले जो भोज्य पदार्थ है, हमारे खाने वाले पदार्थ, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। जैसे ये हो गया, मांस में पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है और पनीर में भी पाया जाता है प्रोटीन। तो ये सब प्रोटीन की पूर्ति के लिए ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है वसा, फैट। वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि ऊपर देखे हम कि कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो वसा है, वसा फैट, जो ये हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर से ख़त्म हो जाता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य वसा करता है। नहीं तो जब तक कार्बोहाइड्रेट रहेगा वहीं ऊर्जा देगा, उसके समाप्त होने के बाद ये वसा हमें ऊर्जा देता है। तो दोनों का काम है, ये स्टोरेज ऊर्जा है। किस में पाया जाता है वसा? तो मांस मछलियों में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडे में पाया जाता है वसा। अर्थात यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं कि प्रोटीन भी ये सब चीज़ों में पाया जाता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि किसी भोज्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व भी पाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पोषक तत्व पाया जा सकता है। और जो वसा का जो मुख्य स्रोत है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, तिल का तेल है, मूंगफली है, सूरजमुखी का तेल है, इन सब यानी तेलहन पदार्थ में वसा पाया जाता है। तो मुख्य रूप से देख लीजिए कि दलहन में प्रोटीन पाया जाता है और तिलहन में यानी जिसमें तेल निकलता है उसमें वसा पाया जाता है। और जो ये जंतु उत्पादक है इसमें वसा और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। अगर हम अपने भोजन में पोषक तत्वों की जांच करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की जांच अगर करना हो कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट किस भोजन में पाया जाता है, तो इसके लिए भोजन पर आयोडीन की तनु घोल, आयोडीन की तनु मतलब ये होता है पतला घोल, एक होता है सांद्र घोल जो होता है गाढ़ा। तो तनु घोल की कुछ बूंदों को डालने पर खाद्य पदार्थों का नीला या काला रंग होना मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ये आयोडीन की तनु घोल आप घर पर भी बना सकते हैं या विद्यालय में, ये सरकारी विद्यालय में ये साइंस किट्स में आता है, आप अपने टीचर की सहायता से लेकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रोटीन की जांच, अब हमारे किस भोज्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है, इसकी जांच अगर करनी हो तो एक परख नली यानी परखने वाली नली होता है, यह सरकारी विद्यालय में उपलब्ध होता है। एक परख नली में खाद्य पदार्थ के चूर्ण बना लेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे, चूर्ण को रखकर उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट, ये अभी विद्यालय में पाया जाता है, साइंस किट में आता है, का घोल तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा लेकर घोल को डालकर हिलाने से कुछ देर बाद परखनली का खाद्य पदार्थ का बैगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि हम ये जान पाएंगे कि किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है तो उस भोजन का पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाएगा, क्या डालने पर? आयोडीन की तनु घोल। और यदि कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा के विलयन को हम डालेंगे खाद्य पदार्थ पर तो बैगनी रंग का हो जाता है, तो हम यह जांच कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन पाया जाता है। और वसा का जांच करना बहुत ही आसान है कि किस पदार्थों में वसा पाया जाता है। तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा कागज़ के टुकड़े में लेकर कूट लेंगे। कागज़ को सीधा करने पर तेल के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। कागज़ में इस प्रकार से कूटेंगे कि कागज़ फटे नहीं, तो तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। कागज़ में तेल का लगा हुआ धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसको लेकर कागज़ में कूटेंगे तो उसमें कागज़ में तेल लग जाएगा, तब हम पता कर सकते हैं कि उसमें वसा है। तो इस प्रकार से 3 पोषक तत्वों की जांच हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन 2 पोषक तत्व जो हो गया, एक विटामिन और एक खनिज लवण, इसका जांच करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, लेकिन यह भी भोजन में पाया जाता है। विटामिन चौथा नंबर पर आता है। विटामिन पोषक तत्वों में विटामिन जो होता है और रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करता है, यह रोगों से लड़ने में मदद करता है। हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में विटामिन सहायता करता है। विटामिन के कई प्रकार है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी भी होता है। इस प्रकार से विटामिन के प्रकार हो गए। और विटामिन के एक खास समूह जिसमें कई विटामिन होते हैं उसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन होते हैं। अब देख सकते हैं कि कौन कौन से विटामिन किस किस चीज़ों में पाया जाता है। तो विटामिन सी के कुछ स्रोत है यहाँ पर दिए गए हैं। संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, अमरूद में, हरी मिर्च में, नींबू में और आंवला में पाया जाता है। ये विटामिन सी के हो गए। अब यहाँ पर विटामिन ए के, विटामिन ए किस किस चीज़ों में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, दूध में, मछली का तेल में और आम में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी किस में पाया जाता है? तो गेहूं में पाया जाता है,
चावल में पाया जाता है और यकृत यानी किसी जंतु के लीवर में पाया जाता है। विटामिन बी, विटामिन डी के कुछ स्रोत है यहाँ पर। विटामिन डी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो दूध में थोड़ा सा पाया जाता है, मक्खन में और मछली में, अंडे में, और ये मांस में पाया जाता है। इस प्रकार से विटामिन डी के बारे में देख लिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब आते हैं विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी का कार्य क्या है, तो विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। सी का कार्य है रोगों से लड़ना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का यह कार्य करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों यानी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी, क्योंकि हड्डियाँ जो होती है वो कैल्शियम से बनी होती है और दांतों में भी कैल्शियम होता है, तो यह जो विटामिन डी होता है तो कैल्शियम का उपयोग करता है अस्थियों और दांतों के लिए। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। 5वें नंबर पे जो पोषक तत्व आता है वह है खनिज लवण। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। अल्प मात्रा में शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। उचित विकास मतलब शरीर के विकास के लिए और अच्छा स्वस्थ रहने के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब जानेंगे खनिज लवण क्या है। तो खनिज लवण जो होता है, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसके बाद हो गया फास्फोरस, तो ये सब हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो लोहा हमारे शरीर में ऐसा नहीं कि ऐसा इतना बड़ा रॉड पाया जाता है लोहे का, नहीं। लोहा जो होता है हमारे शरीर में, उसके बहुत छोटे छोटे कण जो होते हैं जिसको हम आँखों से भी नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे छोटे रूप में हमारे शरीर में खून में पाया जाता है। तो ये खनिज लवण भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, ये तो हम पहले भी जान चुके हैं, खनिज लवण के बारे में जान लिया। अब रुक्षांश और जल, दो ऐसा चीज़ है जो पोषक तत्व तो नहीं है लेकिन भोजन को पचाने में और बाहर निकालने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो रुक्षांश क्या है, रुक्षांश जो होता है एक प्रकार का रेशा है जो हरी सब्जियों में ज़्यादातर पाया जाता है और ये मांस में नहीं पाया जाता है। जब भी हम मांस खाते हैं तो सलाद का प्रयोग करते हैं, अर्थात सलाद में टमाटर, प्याज, खीरे में ये रुक्षांश ज़्यादा पाया जाता है। तो आहारी रेशे, तो आहारी रेशे क्या है, तो रेशे कई प्रकार के होते हैं। रेशे पतले और महीन होते हैं। जैसे नारियल का छिलका होता है, वह भी नारियल के छिलके में जो पतला पतला दिखाई देता है वह भी एक प्रकार रेशा है, लेकिन उस रेशे को हम खाते नहीं हैं। ये आहारी रेशा जो होता है यह सब्जियों में पाया जाता है। जैसे सब्जियों के छिलके जो होते हैं वो उसको हम खा सकते हैं, तो ये आहारी रेशे कहलाते हैं। इसका या सब्जी के अंदर भी होते हैं, साग में भी होते हैं, साग सब में होते हैं ये आहारी रेशे। तो ये आहार मतलब खाने वाले रेशे को रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। अंडे में भी रुक्षांश नहीं पाया जाता है। जब भी आप अंडा खाने जाते होंगे तो ऊपर से प्याज डालकर मिलता है, इसलिए कि आप डायरेक्ट अंडा खा जाएंगे तो उसके पाचन में थोड़ा सा समस्या आता है। इसलिए कभी भी जो मांस और अंडे होते हैं उसको सलाद के साथ खाना चाहिए ताकि वो उसके पाचन में मदद करे। तो ये सलाद में रुक्षांश ज़्यादा होता है। वैसे तो रुक्षांश से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन यह भोजन को पचाने में और बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, इसलिए सलाद खाना चाहिए। रुक्षांश भोजन का आयतन बढ़ा देता है तथा भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। रुक्षांश का यह कार्य है। अब जल क्या कार्य करता है? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जो भी हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं उसको निकाल कर और हमारे शरीर में प्रवेश कराने में जल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर जल नहीं पिएंगे तो भोजन का पाचन नहीं होगा, पोषक तत्व उसमें से निकल कर हमारे शरीर में नहीं जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा भोजन। तो जल और रुक्षांश दोनों ही आवश्यक है। तो अब जानना है संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार क्या है? तो हमारे भोजन में उचित मात्रा में पोषक तत्व, रुक्षांश तथा जल की उपस्थिति हो तो वह भोजन संतुलित आहार कहलाता है। अर्थात जब भी हम भोजन करें तो ये सभी चीज़ें जो पोषक तत्व पाँचों है वो हमारे भोजन में शामिल होना चाहिए और इसके साथ साथ उचित मात्रा में रुक्षांश भी होना चाहिए।
यानी कि जो होता है भोजन को पचाने में मदद करता है, रुक्षांश और जल दोनों ही उचित मात्रा में होनी चाहिए। अगर जल भी हम कम पीते हैं तो अभी यह संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। और पोषक तत्व में अगर किसी में भी पाँचों में से कोई अगर हम नहीं लेते हैं तो वो संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। जो बच्चे संतुलित आहार नहीं लेते हैं वो इस तरह से कुपोषण मतलब पोषक तत्व नहीं लेते हैं तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ये कुपोषित बच्चे हैं, इनके हाथ और हड्डियों में ये दिखने लगता है, ये छाती में हड्डियाँ दिखने लगता है, हाथ पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल आते हैं, ये कुपोषण का शिकार होते हैं। यानी कुपोषण के शिकार जो बच्चे होते हैं उन्हें रोग हो जाता है, और वह रोग जो होता है वह अभावजन्य रोग कहलाता है। अर्थात जो पोषक तत्वों की कमी के कारण रोग होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। तो वह रोग जो लंबे समय तक विशेष पोषक तत्वों के अभाव के कारण होता है अभावजन्य रोग कहलाता है। अर्थात पांचों पोषक तत्वों में से कोई भी अगर पोषक तत्व लंबे समय तक भोजन में उसको अगर शामिल नहीं कर रहे हैं तो अभावजन्य रोग हो जाएंगे। अब देखेंगे कि अभावजन्य रोग कौन कौन से होते हैं और किसके कारण होते हैं। तो अभावजन्य रोग जो होता है यहाँ पर विटामिन और खनिज के कारण दिया गया है। कौन कौन से विटामिन के कारण अभावजन्य रोग या विकार भी कहा जाता है, रोग को विकार भी कहा जाता है। और क्या इसके लक्षण होते हैं तीनों जी। विटामिन ए के कमी से जो होता है वो दृष्टिहीनता यानी कि कम दिखाई नहीं लगता है, रतौंधी इसे भी कहा जाता है, रतौंधी भी कहा जाता है। कम दिखाई देने लगता है या ज़्यादा विटामिन ए की कमी होगा तो कभी कभी दिखाई देना बंद भी हो जाता है। इसके बाद है विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी जो होता है यह विटामिन बी की कमी से होता है। तो बेरी कौन सा रोग है, तो बेरी का मतलब होता है चल नहीं पाना है। अर्थात इसकी जो मांसपेशियाँ होती है एकदम दुर्बल कमज़ोर हो जाती है, काम करने की ऊर्जा नहीं रह जाती है और वह चलता नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है बेड पर, या चलना होता है तो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है ऐसा व्यक्ति। ये देख सकते हैं ये व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, ये बेरी का शिकार का यह बच्चा है, यह चल नहीं पाएगा। इसके बाद विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी ऐसा रोग है जो मसूड़ों में खून निकलने लगता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। अगर उसको जख्म हो गया तो भरने में अधिक समय लगेगा। तो विटामिन सी की कमी से ये जो दिख रहा है चित्र, ये इसका विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आ रहा है। तो ऐसे जिसको भी आ रहा है मसूड़ों से खून तो उसे विटामिन सी से युक्त सभी भोजन पदार्थ उसको ज़्यादातर खाना चाहिए, विटामिन सी की कमी की पूर्ति कर देगा। इसके बाद है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, अर्थात अस्थियाँ जो होती है मुलायम होकर मुड़ जाती है, अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ जाती है। जैसे देखते हैं यहाँ पर है, यह है, इन सब का हड्डी जो होता है अस्थि यह मुड़ जाता है, मुलायम हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ये जो है रिकेट्स के शिकार हो गए हैं। ऐसे हड्डियाँ मुड़ जाता है, अस्थियाँ मुड़ जाता है, वो रिकेट्स का शिकार हो जाते हैं। अब कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ क्षय होने लगती है और दंत क्षय होने लगता है। इसमें भी कैल्शियम की भी कमी से अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है, क्षय होने लगती है और दंत यानी दांत जो होता है वह झड़ जाता है व्यक्ति का, कैल्शियम की कमी जब होगा तो। जैसे ये है, ये व्यक्ति है, इसका पूरा दांत जो है झड़ गया है, इसका दांत झड़ के पतला हो गया है, नुकीला हो गया है। तो कैल्शियम की कमी के कारण यह होता है। इस रोग को दंत क्षय कहा जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, गाइटर भी कहा जाता है इसको। अब घेंघा का लक्षण क्या है, तो गर्दन की ग्रंथि फूल जाता है, बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आता है घेंघा रोग से। यहाँ पर देखेंगे घेंघा से ग्रसित औरत है यह, इसका गर्दन पर ये पूरा इतना बड़ा गोल फूल गया है। तो ये घेंघा से ग्रसित आयोडीन की कमी के कारण होता है, यानी नमक ऐसे व्यक्ति जो कम खाते हैं उसको हो जाता है। इसके बाद है लोहा आयरन। तो आयरन की जो कमी होता है तो अल्प रक्तता, यानी आयरन जो होता है खून में पाया जाता है और आयरन की कमी हो जाता है तो व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है, इसे एनीमिया भी कहा जाता है। और जब खून की कमी होगा तो व्यक्ति में कमजोरी हो जाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर जो होते हैं आयरन की गोली देते हैं। हालांकि आयरन की गोली ज़्यादा नहीं खाना, कोई भी अगर रोग हुआ है
तो दवा तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अगर इन सब चीज़ों की पोषक तत्वों की कमी है तो हमें भोजन से पूर्ति करना चाहिए। अब जानेंगे किण्वन क्या है। किण्वन, तो किण्वन के नाम से ही पता चलता है कि कीड़ों की उसमें वृद्धि हो जाती है। 2 दिन पहले के भोजन जैसे चावल, सब्जी, दाल, रोटी आदि में खटास आ जाता है, वह दुर्गंध देने लगता है। यह सब किसके कारण होता है? तो किण्वन के कारण होता है। उसमें कीड़ों की वृद्धि हो जाती है और दुर्गंध देने लगता है, तो यह किण्वन कहलाता है। लेकिन कभी कभी किण्वन जो होता है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे दही खाना है हमको, तो जब दूध से दही बनाना होगा तो वहाँ पर किण्वन की ज़रूरत पड़ेगी। या जलेबी बनाना है तो मैदा को 2-3 दिनों तक किण्वन कराया जाता है, उसमें दुर्गंध देने लगता है। लेकिन यह उस तरह से अगर बनेगा तभी जलेबी जो होता है फूल पाता है पूरी तरह से। भटूरा बनाना हो, इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो, पाव रोटी बनाना हो, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए किण्वन की बहुत ज़रूरत होता है। इसके बाद जाना है दूषित भोजन। तो दूषित भोजन जो होता है हमें नहीं करना चाहिए। यह दूषित भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कभी कभी खाना बनाते वक्त महिलाएं जो होती है गलतियां कर देती है, सब्जियों को पहले नहीं धोती है, पहले काटने के बाद उसके बाद धोती है। तो ये गलती नहीं करना चाहिए, पहले सब्जी को धो लेना चाहिए। या मार्केट में जो है जो मिठाइयाँ हम खाते हैं तो उन्हीं जगहों से मिठाइयाँ खरीदनी चाहिए जो मिठाइयों को ढक कर रखते हैं। अगर जो मिठाई खुले में रखा हुआ है उस पर मक्खियाँ बैठ रही है तो वो दूषित भोजन कहलाएगा। ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और उसके बाद दूषित जल भी होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दूषित जल में नहीं पीना चाहिए। दूषित जल पीने से अतिसार, डायरिया जैसी बीमारी होती है। डायरिया ऐसी बीमारी है जिसमें उल्टी होता है और दस्त, पैखाना लगने लगता है बार बार व्यक्ति को। तो दूषित जल भी नहीं पीना चाहिए और दूषित भोजन भी नहीं करना चाहिए।